नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। नोटबंदी के खिलाफ एकजुट विपक्ष का प्रधानमंत्री पर निशाना। लोकसभा में जनप्रतिनिधियों को बोलने से रोकने का आरोप। राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री के बारे में भ्रष्टाचार का पर्सनल इंफॉर्मेशन हम सबके पास है। प्रधानमंत्री पर राहुल के आरोप को सरकार ने बताया बेबुनियाद। कहा, हताशा में दिया गया बयान। नरेंद्र मोदी ने सिस्टम से काले धन और करप्शन को खत्म करने की जताई प्रतिबद्धता। कांग्रेस की किरण रिजिजू के इस्तीफे की मांग। अरुणाचल पनबिजली प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संसद में गतिरोध। जेटली ने खारिज किया आरोप। बुरहान वानी के परिवार को मुआवजा मामले में महबूबा मुफ्ती की सफाई। आतंकी और परिजन में करना होगा फर्क। सुरक्षा बलों को पायलट गन के इस्तेमाल से बचने की नसीहत। विशेष तौर पर सक्षम लोगों को मिलेगा ज्यादा अधिकार। राज्यसभा से पारित बिल में 4% आरक्षण का प्रावधान। भेदभाव पर सजा और जुर्माना। और आइए देखते हैं पहली खबर। राज्यसभा में आज निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 को सर्वसम्मत से पारित कर दिया गया। नए विधेयक में दिव्यांगों के प्रकार 7 से बढ़ाकर 21 किए गए हैं। कानून का उल्लंघन करने पर कड़े दंड का प्रावधान भी है और इस विधेयक के पारित होने से 2.5 करोड़ से ज्यादा दिव्यांगों को फायदा होगा। Bill as amended be passed. Question is that the bill as amended be passed. सदन में दिव्यांगों से जुड़ा विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। सदन में सर्वसम्मति से शून्यकाल में निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 को पारित कराने पर सहमति बनी। विधेयक दिव्यांगों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के मुताबिक है। जो सुनते नहीं है, बोलते नहीं है, उनकी शिक्षा के लिए एक संस्थान स्थापित किया है और इस विधेयक में अनेक ऐसी विशेषताएं हैं, अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो निःशक्त जनों को सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करने में सफलता प्राप्त करेगी। निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 में कई प्रावधानों को मंजूरी दी गई है। इसमें दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4% किया गया है। इसके अलावा नए विधेयक में दिव्यांगों के प्रकार 7 से बढ़ाकर 21 किया गया है। श्रेणी में साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी, लेप्रेसी, ऑटिज्म, मेंटल इलनेस, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पैलिसी जैसी गंभीर बीमारियों को रखा गया है। इसके अलावा इस बिल में एसिड अटैक की शिकार बनी लोगों, खासकर महिलाओं को भी जगह दी गई है। कानून के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना लगाने का भी प्रावधान बिल में है। दलगत राजनीति से उठकर सभी दलों के सांसदों ने इसका समर्थन किया। सांसदों ने दिव्यांगों के लिए सभी खाली पड़े पदों को भरने के अलावा जनता को जागरूक बनाने पर जोर दिया। I just have 2 points to make. Firstly, the percentage of reservations 4%. Please see that they are filled, because reservations कागज पे हैं, लेकिन वास्तविकता अगर आप देखेंगे मुझे लगता है they are never filled adequately. Will the minister assure the house that those reservations will in fact be filled? जो सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है वो CMO पास जाएगा, तमाम जगह जो सर्टिफिकेट बनवाने जाएगा, उस चीज़ को भी आप देख लीजिए, उसमें बड़ी परेशानी उसको होती है। तो आपको और कोई मैकेनिक ऐसी कर दीजिए जिससे डिसेबल पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ न उठानी पड़े। हमारी पार्टी इस बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करती, खाली ये कहना चाहती है कि इस रिजर्वेशन को जो आपने इसमें दिया है इसको आप लागू करिए। इसमें लोगों को मजबूर होकर के कोर्ट न जाना पड़े, क्यों कई PILs हमने अपने नाम से खुद की थी कि रिजर्वेशन इनका जो है उनको दिया जाए। इट इज अ बिल व्हिच विल सैटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ crores of our disabled. 4% is given for these people, has been given at 4%. Sir, I would request you to make sure that none of these vacancies are left unfulfilled. Please make sure that these are fulfilled, sir. सितंबर 2014 में ये बिल स्थायी समिति के पास भेजा गया था। इसमें 82 सुझाव दिए गए थे, जिसमें से 59 को बिल में शामिल किया गया है। राज्यसभा से पारित होकर इस बिल को अब लोकसभा में पेश किया जाएगा।
नया विधेयक अब पुराने डिसेबिलिटी एक्ट 1995 की जगह लेगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस बिल पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जावेद आबिदी हैं, संयोजक हैं डिसेबिलिटी राइट्स ग्रुप के। जावेद जी, स्वागत है आपका। जावेद जी, सबसे पहले तो समझना चाहूँगा कि सरकार और संसद में आज जब ये बिल पास हुआ तो ये कहा जा रहा है कि इससे जो डिसेबल लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सहूलियतें होंगी, तमाम जो अधिकार हैं वो उनको मिलेंगे। क्या आप इससे सहमत हैं? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत खुशी व्यक्त करना चाहूँगा कि ये बिल आज राज्यसभा से पास हो गया। ये हम नहीं भूले हैं कि ये 2014 का बिल है, यानी कि पिछले 3 साल से लगातार विकलांगजन आके लगाए बैठे थे और ऐसा लगता था कि ये बिल बिल्कुल ठंडे बस्ते में जा चुका है, मगर सरकार इसको इस सत्र में लाई और फिर इसके बाद जो सत्र में चल रहा था कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन था, ये था कि पास हो पाएगा या नहीं। लेकिन आज मैं सरकार का भी धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने गंभीरता दिखाई और विपक्ष का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी बात को सुना और आज ये बिल राज्यसभा से पास हो सका। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको लेकर विपक्ष में कुछ सांसदों ने आज मुद्दा उठाया था, हालांकि उसमें शामिल नहीं हो सका है। मैं उन पर समझना चाहूँगा आपसे। पहली बात जो कही गई कि सर्टिफिकेशन के लिए सीएमओ या मेडिकल सेंटर्स में जाकर डॉक्टर से बनवाना है, फिर सीएमओ से बनवाना, इसको भी कहीं थोड़ा सा इसका एक दूसरा ऑप्शन की ज़रूरत है। क्या आप सहमत हैं इससे? देखिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को हम जितना ज़्यादा आसान बना सकें जिससे कि विकलांगजन को बिल्कुल भी कष्ट ना उठाना पड़े। आज की तारीख में बड़ा लंबा प्रोसेस है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके लिए जो सरकारी अस्पताल है वहां जाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना पड़ता है। लोगों को अगर हम आम आदमी की नज़र से देखें, गांव में हमारे जो रहने वाले साथी हैं उनकी नज़र से देखें तो 30-30, 40-40, 50-50 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। पूरा दिन उनका लग जाता है और काफी कष्ट उठाना पड़ता है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना कोई बहुत आसान काम नहीं है इस देश में। तो यकीनन सरकार को इस पर ध्यान देना होगा और कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि एक समय सीमा के अंदर घर बैठे विकलांग व्यक्ति अप्लाई कर सके। एक विकलांग व्यक्ति को केवल ये कहना है कि मैं विकलांग हूँ, ये मेरी विकलांगता है। अब उसके बाद जो भी उसकी चेकिंग करानी है, जो भी उसका वेरिफिकेशन कराना है वो आप कराइए और घर बैठे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में, 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में तो मेरे ख्याल से आजकल पासपोर्ट मिल जाता है लोगों को। बिल्कुल। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का मिलना इतना मुश्किल क्यों है, ये हमारी समझ के बाहर है। और दूसरी बात जो बात कही गई अधिकार को लेकर, यानी कि जो नौकरी या फिर उनके अधिकार दूसरे उनको लेकर एक बड़ा संदेह, आशंका ये व्यक्त की गई है कि जो सीटें होती हैं वो फिल नहीं की जाती हैं, दूसरे तमाम बातें उसमें जोड़ दी जाती हैं और इस बिल के ज़रिए क्या वो जो खामी थी पहले वो दूर हो पाएगी? ये जो कानून है बहुत मजबूत है। इसमें 1995 के मुकाबले मैं कहूँगा कम से कम 10 गुना ज़्यादा शक्ति है। इस कानून की तैयारी तो हमने 2010 के लगभग शुरू की थी और इतने कंसल्टेशंस होने के बाद, इतने शहरों में अलग अलग जगह जाने के बाद ये कानून तैयार हुआ सन 2014 तक। तो और एक और जो बहुत आवश्यक बात है वो ये कि इस कानून में पेनल्टीज हैं। इस कानून में एक अकाउंटेबिलिटी है जो पिछले वाले कानून में नहीं थी। तो चाहे वो 3% आरक्षण नौकरियों में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या और जो भी अधिकार दिए गए हैं समय बाधित तरीके से। जैसे अगर हम एक्सेसिबिलिटी की बात करें कि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, कम से कम अब कोई बिल्डिंग ऐसी ना बन सके या कोई ऐसी बस ना खरीदी जाए जिसमें कि विकलांगजन के लिए सुविधा ना हो। तो ये सारे बहुत मजबूत प्रावधान इस कानून में है। बिल्कुल जैसा यही जो आपने बात आखिरी में कही, यही मैं जोड़ना चाह रहा था कि बहुत अहम है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बिल्डिंग्स हैं, आने जाने के रास्ते हैं, वहाँ पर कम से कम डिसेबल लोगों का भी ध्यान रखा जाए जब उनका निर्माण हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवियत्री और वक्ता
कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नोटबंदी को लेकर विपक्ष के निशाने पर सरकार है और समूचा विपक्ष इस मसले पर प्रधानमंत्री को घेरने पर लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस की ओर से गंभीर आरोप लग रहे हैं और इसका मोर्चा खोला है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने। उनका दावा है कि उनके पास प्रधानमंत्री के निजी भ्रष्टाचार के सबूत हैं और इसीलिए उन्हें लोकसभा में बोलने से रोका जा रहा है। नोटबंदी के खिलाफ विरोध तेज करते हुए कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संसद परिसर में विपक्षी नेताओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो जानकारी है उससे प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, इसलिए मुझे सदन में बोलने से रोका जा रहा है। प्रधानमंत्री के बारे में भ्रष्टाचार का पर्सनल इंफॉर्मेशन हम सबके पास है, हम उसको रखना चाहते हैं। हमें प्रधानमंत्री रखने नहीं दे रहे हैं। लोकसभा में हमें बात करने दीजिए, हम सब दिखा देंगे। टीएमसी, सीपीएम और एनसीपी के नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। इन नेताओं ने विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों से भाग रही है। We cannot understand why so arrogancy on the part of the government. The voice of the opposition is going to be dagged. And parliamentary democratic system is now going under threat. It's very clear they are not ready to answer to any of the questions of the opposition or of the people. That is why he is running away from the parliament. Exactly. It means that he is running away from the people. हमेशा ये होता था कि अपोजिशन की तरफ से इशू उठाए जाते थे और सरकार कोशिश करती थी कि सदन चले, लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से ये प्रयास हो रहा है, ये साजिश हो रही है कि किसी तरह हाउस नहीं चलना चाहिए। उधर कोलकाता में टीएमसी विधायकों ने विधानसभा से रिजर्व बैंक कार्यालय तक मार्च निकाला और वहां धरना दिया। वहीं केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ गठबंधन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे। यूडीएफ नेताओं ने आरोप लगाया कि नोटबंदी से केरल की अर्थव्यवस्था तबाह होने की कगार पर पहुंच गई है। विशाल दहिया के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह से झूठा करार दिया है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि अगर सबूत हैं तो राहुल 20 दिन से चुप क्यों हैं। बीजेपी ने भी स्टिंग का मुद्दा उठाया और कहा कि विपक्षी दलों के काले कारनामे अब सामने आ चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान उनकी हताशा को दिखाता है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले दिन से चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष नियमों का हवाला देकर इससे भाग रहा है। कुछ भी जानकारी होता तो वो 20 दिन पहले कह चुका होता, हर दिन कह चुका होता, किसी नियम के तहत कह चुका होता। यानी नियम का बहाना बनाते हुए बहस रोकने वाले क्या सबूत होगा। उधर बीजेपी ने निजी टीवी चैनल के स्टिंग को लेकर कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और एनसीपी से माफी की मांग की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस स्टिंग ने इन पार्टियों का असली चेहरा सामने ला दिया है। सवाल वो नहीं है, सवाल नैतिकता का है कि ये पार्टियां अब किस मुंह से खड़े हैं लोगों के सामने। एआईसीसी का क्या दबदबा था पहले, एआईसीसी का क्या नाम था, क्या इज्जत थी, आज ये काले धन को सफेद करने वाली एजेंसी बन गई। ऑल इंडिया करेंसी कॉन्ड्यूट। स्टिंग में कुछ विपक्षी दलों के नेताओं को कथित तौर पर कमीशन के बदले पुराने नोट बदलने की बात करते हुए दिखाया गया है। स्टिंग के बाद बीएसपी ने गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जाटव को निकाल दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार और काले धन से लड़ाई उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। कुआलालंपुर में एक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन की तरफ बढ़ना बड़ा आर्थिक बदलाव है। Cleaning the system from black money and corruption
is very, very high on my agenda. This goes closely after digitization and introduction of GST. नोटबंदी को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। प्रणब गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि नोटबंदी ने किसानों पर गहरी चोट की है। राहुल ने कांग्रेस मुख्यालय में जमा हुए किसानों के मांग पत्रों के मद्देनजर ये बात कही। राहुल ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ और पंजाब के 34 लाख किसानों ने कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी फॉर्म भरा था, जिसमें उन पर कर्ज की जानकारी है। ये वही मांग पत्र है जिनको राहुल गांधी की किसान यात्रा के दौरान और उसके बाद पूरे प्रदेश में बांटा और भरवाया गया। इसमें बिजली का बिल हाफ, किसान का कर्जा माफ और न्यूनतम मूल्य का करो हिसाब की मांग थी। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र को तीनों मांगें माननी चाहिए। सरकार ने आईटी रिटर्न में संशोधन के प्रावधान का दुरुपयोग करने पर नजर रखे हुए है और इसमें बड़ा बदलाव होने पर जांच और कार्रवाई की बात कही है। इधर जांच एजेंसियों के छापों में बड़ी संख्या में कैश जब्त हो रहा है। आज दिल्ली, चंडीगढ़, पणजी और बेंगलुरु से 8 करोड़ रुपए से अधिक कैश पकड़ा गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आईटी रिटर्न में संशोधन के प्रावधान के दुरुपयोग पर करदाताओं को कड़ी चेतावनी दी है। बोर्ड का कहना है कि जो लोग आय में संशोधन के लिए फॉर्म में भारी बदलाव करते हैं, उन्हें जांच और दंडनीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अगर टैक्स पेयर्स की इनकम और जमा पूंजी पहले कम थी और नोटबंदी के बाद अचानक उसमें बढ़ोतरी नजर आई तो जांच हो सकती है। साथ ही इनकम, कैश इन हैंड और प्रॉफिट में बड़ा बदलाव दिखा तो उसकी जांच की जाएगी और गड़बड़ी पाए जाने पर जुर्माना भी लग सकता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 139(5) के तहत कोई भी व्यक्ति अपने रिटर्न में गलती को सुधार सकता है। इधर नोटबंदी के बाद काले धन को सफेद करने वालों के खिलाफ आयकर विभाग, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और पुलिस की छापेमारी जारी है। बुधवार को 4 जगहों से बड़ी मात्रा में नए पुराने नोटों की बरामदगी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज चंडीगढ़ में एक व्यापारी के ठिकानों पर छापेमारी कर 2 करोड़ 19 लाख रुपए जब्त किए हैं। 69,35,500 रुपीज नई करेंसी के और 1.5 करोड़ रुपए पुरानी करेंसी के नोट सीज किए थे। और इंदरपाल महाजन को गिरफ्तार किया और इसमें अननोन बैंक ऑफिशियल्स और अदर्स के खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। वहीं दिल्ली के एक होटल से 3 करोड़ 25 लाख रुपए पकड़े गए हैं। आयकर विभाग ने बेंगलुरु से 2 करोड़ 25 लाख रुपए के नए नोट जब्त किए। गोवा के पणजी से 68 लाख के नए नोट बरामद किए गए। वहीं सीआईएसएफ के डीजी ने कहा है कि नोटबंदी के बाद से देश के विभिन्न एयरपोर्ट पर मुसाफिरों से 70 करोड़ से ज्यादा का कैश और 170 किलो सोना जब्त किया गया है। पिछले 15 दिनों में ही देश के कई हिस्सों में 250 करोड़ से ज्यादा रुपए जब्त किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद के दोनों सदनों में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पर भ्रष्टाचार के आरोप का मुद्दा उठा और इसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित रही। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल रिजिजू के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं वित्त मंत्री जेटली ने रिजिजू के ऊपर लगे आरोपों को फर्जी बताते हुए उन्हें खारिज कर दिया। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप का मामला उठाया, लेकिन उपसभापति पीजे कुरियन ने उनकी इस मांग को नियम के तहत नहीं उठाने पर खारिज कर दिया। In a power project, there has been a vigilance report of fraud and corruption. No. And this is the power project, sir, of 600 megawatts thermal hydroelectric project. Listen. Rule 238A. The member making the allegation has given previous intimation to the chairman and also to the minister concerned, so that the minister may be able to make an investigation. इस बीच नेता सदन अरुण जेटली ने गृह राज्य मंत्री पर लगे आरोपों का खंडन किया। Let him raise the issue and let him wait for my reply on the issue. We've examined every fact. The allegation made by the Congress party is totally false and fabricated. There is no allegation whatsoever. इसके बाद सदन में अवरोध शुरू हो गया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में भी कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट समेत कई विपक्षी दलों ने किरण रिजिजू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को सदन में उठाया। अवरोध के चलते प्रश्नकाल की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने किरण रिजिजू का बचाव किया है। पेमेंट में ना गृह मंत्री किरण रिजिजू का कोई हाथ था। उनकी चिट्ठी 9 नवंबर को लिखी गई। 19 अक्टूबर को उस अधिकारी ने पेमेंट रिलीज करने का आदेश दिया
और 4 नवंबर को पेमेंट रिलीज हुई, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस का खुद का पर्दाफाश हो गया। वहीं वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने कहा है कि अगर किरण रिजिजू इस्तीफा नहीं देंगे तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ये ट्रांसपोर्ट हुए बोल्डर स्कूटरों के ऊपर, सभी तो सभी कितनी भी इनकी हैं, कुछ ना कुछ तो है, रिपोर्ट पढ़ के ही देख लें। और इतनी लंबी चिट्ठी लिखी इन्होंने पैसा रिलीज करवाने के लिए। अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना के निर्माण में बड़े पैमाने में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू की ओर से ऊर्जा मंत्रालय को बकाये बिल का पेमेंट जारी करने के लिए चिट्ठी लिखी गई थी। विपक्ष इस मामले में किरण रिजिजू के इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। विशाल दहिया के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आतंकवादियों, पथराव करने वालों और उनके परिवार में फ़र्क करना होगा। सभी को संदेह भरी नज़र से नहीं देखा जा सकता। उन्होंने बुरहान वानी के भाई खालिद की मुठभेड़ में मौत के एवज में परिवार को मुआवजा देने के फैसले पर यह बात कही। महबूबा मुफ्ती ने सुरक्षा बलों को संयम बरतने और पैलेट गन के इस्तेमाल से बचने की सलाह भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में घाटी में अशांति के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल प्रयोग करना जरूरी था, लेकिन अब हालात में सुधार हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। अनंतनाग के श्री गुफबाड़ा में गश्त पर निकले सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने अचानक फायरिंग की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। मारा गया आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्य बासित अहमद दार बताया जा रहा है। वहीं सोपोर के बोमा इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। ये घर में छिपा हुआ था। जानकारी के मुताबिक सोपोर में मारे गए आतंकी की पहचान लश्कर तैयबा के आतंकी अबू बकर के तौर पर हुई है। लापता छात्र नजीब अहमद की खोज के लिए जेएनयू परिसर की तलाशी होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ये आदेश दिया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वो खोजी कुत्तों की मदद से जेएनयू कैंपस के हॉस्टल, क्लासरूम और छतों को तलाशे। कोर्ट ने जेएनयू प्रशासन और जेएनयू स्टूडेंट यूनियन से 2 दिन में यह हलफनामा भी मांगा है कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर पुलिस जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की तलाशी भी ले सकती है। पुलिस से कहा गया है कि वो नजीब की तलाशी के लिए तुरंत सभी कदम उठाए। नजीब के परिजनों की याचिका पर कोर्ट ने ये आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को ड्रग्स और शराब के प्रभाव से बचाने के लिए केंद्र सरकार को नेशनल एक्शन प्लान बनाने को कहा है। साथ ही केंद्र सरकार को 4 महीने के भीतर ड्रग्स के शिकार बच्चों को लेकर एक राष्ट्रीय सर्वे करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूली बच्चों में ड्रग्स और शराब की लत को बेहद गंभीर मसला बताया है। कोर्ट ने बच्चों को ड्रग्स और शराब के प्रभाव से बचाने के लिए केंद्र से 6 महीने के भीतर नेशनल एक्शन प्लान बनाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ड्रग्स लेने वाले बच्चों की संख्या को लेकर राष्ट्रीय सर्वे करने का भी निर्देश दिया है। सर्वे का काम 4 महीने में पूरा करना होगा। गवर्नमेंट को कहा कि ये इतना सीरियस मैटर है कि आप इसको यू कैन नॉट ब्रश इट अंडर द कारपेट, आप इसको दबा नहीं सकते, इसके ऊपर एक्शन प्लान बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाए। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र से सभी स्कूलों में ड्रग्स की जानकारी को पाठ्यक्रम में शामिल करने का विचार करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने माना कि लत लग जाने के बाद बच्चों को ड्रग्स का तस्कर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्कूल के बच्चों में ड्रग्स बड़ी प्रेवलेंट की जा रही है। हमने इस पिटीशन में पंजाब के स्कूलों के प्रेस न्यूज़ लगाई थी और यहाँ पे कहा था कि मीडिया के मुताबिक बॉर्डर एरिया में एक स्कूल में ही 30 बच्चे ड्रग एडिक्ट हैं और ड्रग पैडलर यूज़ किए जाते हैं। याचिका में कहा गया है कि देश भर में करोड़ों बच्चे नशे के शिकार हैं और सरकार इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर जिले में बच्चों के लिए डी एडिक्शन सेंटर शुरू किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई दर में भी गिरावट दर्ज की गई। लगातार तीसरे महीने थोक महंगाई दर में गिरावट आई है। नवंबर में थोक महंगाई दर घटकर 3.15 पर पहुंची। अक्टूबर में यह आंकड़ा 3.39 पर था और इसकी बड़ी वजह नोटबंदी से सब्जी और खाने पीने के सामान की मांग का कम होना बताया गया। नवंबर में थोक महंगाई दर 5 महीने के निचले स्तर पर आ गई। इस दौरान खाद्य महंगाई दर 4.34% घटकर
1.5% रही। सब्जियों के दाम में नरमी की मुख्य वजह प्याज का सस्ता होना है। हालांकि दाल की महंगाई दर ऊंची बनी हुई है और ये नवंबर में 21.73% रही। कल खुदरा महंगाई दर के आंकड़े आए थे और ये नवंबर में 2 साल के निचले स्तर 3.63 पर है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।